बात करते हैं किसकी? अरे यार, ओके। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था मैटर के। आज हम बात करेंगे कुछ अलग प्रॉपर्टीज मैटर की, जैसे कि आती है रिजिड एंड फ्लूइड। प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, कौन सा मैटर कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, कोई भी चीज जो मुड़ ना सके, ठीक है, और टूटे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। टूटे ना तो अलग चीज हो गई, लेकिन हाँ, जो चीज इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, अनबेंडिंग, यानी उसको हम बेंड ना कर सके, उसको ऐसी चीज हमारी क्या कहलाती है? रिजिड कहलाती है। फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर वेसल्स टू कीप इट। फ्लूइड क्या होता है? एक मटेरियल होता है जो कि इजिली फ्लो कर सकता है, और उसको रखने के लिए हमें एक वेसल की जरूरत पड़ती है। तो अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। जो सॉलिड होती है हमारा क्या होता है? रिजिड फॉर्म होती है किसकी? मैटर की। एंड अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और लिक्विड जो है हमारा कभी भी किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। और जो गैस है वो भी हमारी एक फ्लूइड फॉर्म है मैटर की, विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ये कंप्लीटली फिल कर देती है आप जिस भी कंटेनर में इसको आप डालेंगे तो। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस जो हैं वो फ्लूइड्स कहलाते हैं, और जो सॉलिड है वो हमारा रिजिड कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड एंड लिक्विड। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है हमारा? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर, हाँ। आ रही है। On the basis of physical states, all the matters can be divided into three groups: solid, liquid and gases. हमने मैटर को तीन ग्रुप्स में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। नाउ मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। वही सेम चीज बोल रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी पढ़ी है आपने, लेकिन फिर से सुन लीजिए एक बार। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ब्रिक है तो आप कभी भी उसको अपने हाथों से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये कभी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। फिक्स वॉल्यूम तो होती है लेकिन इनकी फिक्स शेप नहीं होती। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स और लिक्विड की तरह इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज जो होती है वो मॉडरेट से हाई होती है, यानी कहने का मतलब है ये लाइट वेटेड भी होते हैं और इनका वेट ज्यादा भी होता है, मोर वेटेड भी होते हैं। लेकिन हाँ, सॉलिड से हल्के ही होते हैं अगर बात की जाए तो। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ये कभी भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फ्लो नहीं करेंगे, और ये फ्लो कर सकते हैं इजीली, जैसे क्योंकि ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप, ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है इनकी, गैसेस की। क्योंकि गैस आपको पता ही है, किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो कम्प्लीटली उस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, चाहे उसकी कैसे भी शेप हो, क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, सिलेंड्रिकल हो। ओके, नाउ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस की डेंसिटीज बहुत ज्यादा लो होती है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, गैसेस अपने कंटेनर्स को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। एंड गैसेस फ्लो इजीली, और गैसेस इजीली फ्लो भी करते हैं। चलिए, वाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है बात की जाए तो देखिए, according to the kinetic theory of matter, the particles of matter are in continuous motion and possesses kinetic energy.
अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो मैटर जो है पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा, गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? उनके बीच में स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर बिल्कुल नहीं है तो सॉलिड है, थोड़ा सा है तो लिक्विड है, बहुत ज्यादा है तो गैस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करेगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो वो सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो लिक्विड है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है तो वो क्या है? गैस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो अमाउंट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे तो वो सॉलिड कहलाएगा, थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं लिक्विड, बहुत ही ज्यादा मूव कर रहे हैं तो वो गैस कहलाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि कोई वेदर सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड है ना गैस। ओके, तो यहाँ पे जो सॉलिड टॉपिक है इसमें वही सेम चीज समझाई हुई है पूरे इस टॉपिक के अंदर, कि हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी सॉलिड के बारे में। तो मैं आपको ऐसी इसमें से कुछ याद नहीं करना आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ सॉलिड ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये वाले सॉलिड्स के पार्टिकल हैं। अब देखिए इनके बीच में स्पेस देख रहे होंगे ना के बराबर है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देख लीजिए, थोड़ा सा है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देख लीजिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस बिटवीन देम यू कैन से वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस। और बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, दैट्स वाई बहुत क्लोजली पैक्ड है। इसमें कम है एज कंपेरिजन टू कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैस में बहुत ही कम है। ओके, दैट्स वाई ये दूर दूर है पार्टिकल्स। लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है इससे पहले, तो उसको समझाने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में भी आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो पोजेस करती हैं, वो सारी मैंने आपको बताई। सेम ही चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट बोले आपसे कि शो करो कि गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती, तो कोई भी आप बैलून ले सकते हैं दो तरह के शेप के। तो आप इस बैलून में अगर जो राउंड शेप का है तो उसमें अगर आप गैस फिल करेंगे तो वो राउंड फॉर्म में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, अरे फिल हो जाएगा। एंड अगर इसकी शेप कुछ और लॉन्ग है तो वो उस शेप का वो पोजेस मतलब फिल हो जाएगा, जिस तरीके से आप उसके अंदर शेप लेते हैं किसी भी बैलून की। दोनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टू शो दैट द सॉलिड, लिक्विड and solid liquid cannot be compressed but gases can be compressed easily। कुछ नहीं किया इन्होंने, मतलब 3 इंजेक्शन लिए। ठीक है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इंजेक्शन होते हैं ना आपके, वो लीजिए। एक में आप वो भर लीजिए सैंड, एक में वाटर भर लीजिए और एक में गैस हवा भर लीजिए। ओके, गैस फिल करने के बाद तो एक में आपने क्या लिया, वाटर लिया, एक में सैंड लिया एंड एक में एयर ली है। मतलब ली क्या, वो आपने फिल कर दिया उसको, चाहे आप माउथ से कर दीजिए चाहे किसी भी तरीके से कर दीजिए। अब क्या करना है, दोनों के आगे रबर, तीनों के आगे रबर कॉक लगा दीजिए। ओके, आपने जब तीनों के आगे रबर कॉक लगा दी तो आप देखेंगे जब आप इसको पुश करेंगे ना पिस्टन को पीछे से, तो ये बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये जहां पे था वहीं का वहीं रहेगा एज इट इज। वाटर में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत करेगा, इतना ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, एयर के अंदर आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन से सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस बट गैस कैन बी कंप्रेस इजीली। ओके, क्लियर है?
Yes, sir. Now gases have high compressibility. They can be compressed into very small volumes by applying large pressure. ओके, हम गैस को स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स में फिल कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके और कंप्रेस करके। ओके, तो नेक्स्ट है, देखिए द कुकिंग गैस पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभार, तो याद रखिएगा। विच वी यूज इन आवर होम्स इज अ कंप्रेस्ड गैस, और जो ऑक्सीजन गैस सप्लाई होती है हॉस्पिटल के अंदर इन सिलेंडर इज आल्सो कंप्रेस्ड फॉर्म, and a compressed natural gas यानी CNG filled in a cylinder is being used increasingly as a fuel to run vehicles like cars and buses। तो आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसी गैसेस हैं जो कंप्रेस करके फिल की जाती हैं कंटेनर्स के अंदर, तो आप CNG, ऑक्सीजन एंड एलपीजी का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में आप देख सकते हैं द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी भी चीज का फैलना और मिक्स होना दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। क्या कहा मैंने कहा किसी भी पार्टिकल्स का फैलना और एक दूसरे के साथ मिक्स होना by the help of the motion of the particle is known as diffusion। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, तो diffusion is a property of a matter which is based on the motion of its particles। diffusion is fastest in gases and slowest in solids। gases में बहुत तेजी से होता है, solids में बहुत कम होता है। the rate of diffusion increase on increasing the temperature of the substance। देखो भाई, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी तभी पोजेस करता है कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस जब वो मोशन में होता है। तो जब हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके अंदर वो मूव करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है। रीजन है, when the temperature of a substance is increased by heating its particle gain kinetic energy and move more rapidly, and this increase in the speed of the particle of substance increase the rate of diffusion। okay, diffusion in gases, कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल जो आपको मे बी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको देख लीजिए। The smell of food being cooked in kitchen reaches us even from a considerable distance। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप अपनी जो भी नोटबुक वगैरह है उस पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, तो उसके आगे इन्होंने बोला है कि जो खाना आपका रसोई में बन रहा होता है और आप किसी रूम में बैठे हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपके नाक तक पहुंच जाता है। तो ये कैसे पहुंच जाता है वो देख लीजिए। When food is cooked, some of the substances food release gases having smell of food in them। ओके, तो जब फूड कुक्ड होता है आपका किचन के अंदर, तो वो कुछ गैसेस रिलीज करता है जिसके अंदर उसकी स्मेल होती है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ दीज गैसेस मूव वेरी क्विकली एंड मिक्स अप विद एयर बाय डिफ्यूजन। और ये गैस के पार्टिकल एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं। व्हेन द एयर कंटेनिंग दीज गैसेस रीच आवर नोज वी गेट द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। ये इसका आंसर हो गया। ओके, क्लियर है सभी को? सर हाँ, Yes, सर sir. मुझे ये पूछना है कि सर जो ये जो फूड के अंदर सर जैसे गैसेस सर धुआं निकलता है, तो सर मतलब उस गैस का नाम क्या होता है? गैस का कोई नाम नहीं होता ऐसा कुछ। सर सर जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches us even when we are at considerable distance, but to get the smell of cold food we have to go close to it।
हमें उसके पास जाना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट gases is much faster than the rate of diffusion of cold gases released by the cold food. इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे गर्म हीट मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ओके, तो क्या होता है जब गर्म आपका हॉट फूड होता है उसके अंदर जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही होती है, तो इसलिए जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी नहीं होती जिसकी वजह से वो हमारी नोज तक पहुंच सके एयर के थ्रू ट्रैवल करके, इसलिए हमें उसके पास जाना पड़ता है उसको स्मेल करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे पेपर में आ सकता है। तो रीजन पता चल गया सभी को, समझ में आया? Yes, sir. Next है the fragrance of burning incense stick spreads all around due to sorry इसका क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। When we light an incense stick in a corner of our room, its fragrance spread in the whole room very quickly. तो द क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इंसेंस स्टिक को क्या करते हैं, बर्न करते हैं एक रूम के कॉर्नर में, तो वो पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन है द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर। डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर, यानी कि जो उसके स्मोक का जो डिफ्यूजन होता है वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर हो जाता है और वो हमारे उसके एयर के थ्रू ट्रैवल करके हमारी नोज तक पहुंचते हैं, जिससे हमें उसकी स्मेल पूरे घर में दिखाई देती है और दिखाई देती है स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when someone opens a bottle of perfume in one corner of the room, its smell spread in the whole room. वही सेम इंसेंस स्टिक वाला आंसर है। The smell of perfume spread due to the diffusion of perfume vapor into the air. ओके, जो परफ्यूम के वेपर्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं एयर के अंदर, दैट्स व्हाई उसकी हमें स्मेल आती है अच्छे से। ओके, द परफ्यूम वेपर्स move very rapidly in all direction in air, mixed with air particles and hence spread with air in the whole room. The leakage of cooking gas in our home is detected due to diffusion of strong smelling substance ethyl mercaptan present in the cooking gas into the air. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ से द लीकेज से। देखो हमारी जो एलपीजी गैस होती है उसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस है इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक प्लीजेंट मतलब प्लीजेंट तो नहीं कहूँगा, एक स्मेल आ जाती है। जैसे ही वो लीक करती है गैस तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके घर में जो गैस है वो लीक कर रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये मिथाइल मरकैप्टन ना मिलाया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सराउंडिंग में गैस लीक कर रही है और जिससे बहुत खतरा हो सकता है। अब समझ में आया कि केमिकल्स कुछ होते हैं वो मिलाए जाते हैं। ओके, और जो नेचर की जो स्मेल है फूड की, फ्लावर की, अब आप ऐसे खुद सोच लीजिए, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि इस फूड में कौन सी गैस होती है, तो ऐसे तो फ्लावर्स में भी स्मेल आती है, तो क्या फ्लावर भी गैस रिलीज करते हैं? क्यों भाई प्रिशा? हाँ सर, सर उसकी तो एक खुशबू होती है ना, मतलब उसके अंदर ही वो रहती है। तो वो खुशबू आती कैसे है? खुशबू आती कैसे? आपकी नोज तक पहुंचती है तभी तो आप स्मेल कर पाते हो, गैस ही तो है वो। ये सॉलिड पार्टिकल्स घुसते हैं सीधे नोज के अंदर, समझे? इसलिए यस सर। इथाइल मरकैप्टन जो है ये केमिकल है जो कि उसके अंदर मिलाया जाता है, सब्सटेंस एक तरीके का। नेक्स्ट देखिए, ओके सर। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। आपको समझ में आ रहा है नॉलेज? Yes, sir. डिफ्यूजन इन लिक्विड्स स्लोअर देन दैट इन गैसेस। जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स के अंदर वो गैसेस से कम होता है। ओके, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट, इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में, जब पानी के अंदर उसको मिलाते हैं तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। ऑन इट्स ओवन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल्स इनटू द वाटर।
ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। ऐसी स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जब हम पानी में मिलाते तो पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता था, ये भी उसी का एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। इसी तरीके से द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेस इनटू वाटर ऑफ पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स एंड डिसॉल्व इन इट। ये जो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, CO2 ऑक्सीजन, ओके, ये भी पानी के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो डिफ्यूज फॉर्म में वाटर से ही लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन में मिक्स हो जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन। तो aquatic air plants use the dissolved carbon dioxide for preparing food by photosynthesis, and aquatic animal use the dissolved oxygen of water for breathing, जो कि आपके पानी में मिक्स होती है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कभी भी एक रबर बैंड आपने देखा होगा लंबे समय से अगर किसी प्लेस पे रखा हुआ है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, और अगर उसको आप उठाते हैं उस जगह से, उस प्लेस से, तो वो ना उस सरफेस से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब जो कि आप एक स्मूथली उठा सकते हो एक नॉर्मल रबर बैंड को, उसको उठाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इतना नहीं लगता। तो ये एक एग्जांपल है किसका, डिफ्यूजन का, सॉलिड्स का। दूसरा एग्जांपल देते हैं। आज से कुछ सालों पहले स्कूलों में चौक से पढ़ाई कराई जाती थी। तो क्या करते थे टीचर्स, जैसे लिखा एक दिन और उसके आगे, उसके नेक्स्ट डे आगे उसको रब करते थे। तो जब रब करते थे ना, तो वो देखते थे कि उस दिन का लिखा हुआ वो आज भी थोड़ा सा लाइट प्रिंट में प्रेजेंट रहता है बोर्ड पे। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो चौक के पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं उस ब्लैक बोर्ड पे। ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका डिफ्यूजन का। क्लियर है दोनों को? यस सर। तो देखिए, द डिफ्यूजन ऑफ Yes, सॉलिड sir. substance into another solid substance is a slow that many people think that the diffusion does not take place in a solid at all. Okay, जैसे कि लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता। Here is के examples. Example of diffusion of solids in solids are: if we write something on blackboard and leave it uncleaned for a considerable period of time, we will find that it become quite difficult to clean the blackboard afterwards. वही जो इसने दूसरे शब्दों में कहा है, जो मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया। If two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for few years, अगर दो metal blocks को आप एक साथ बांध दें और उसको कुछ सालों तक छोड़ दें ऐसे, then the particles of one metal are found to have diffused into the other metal. जो particles होते हैं एक metal के, वो दूसरे metal में क्या हो जाते हैं, diffuse हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को ट्राई करने हैं। ठीक है, सर ये मैंने कर लिए। आपने कर लिए नॉलेज, सब आपको करने हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। Sir, screenshot ले लिया इन क्वेश्चंस का। The common unit of temperature and SI unit of temperature. Okay, so Celsius scale of temperature, the common unit of measuring temperature like melting point, boiling point, etc. is degree Celsius. बताइए, आप लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हो वो डिग्री सेल्सियस में ही करते हो। ओके, तो नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का सेल्सियस स्केल पे, उसको वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। Now there is another scale of temperature called Kelvin scale of temperature, which is used by scientists mainly for research work. Scientists वगैरह इस्तेमाल करते हैं Kelvin scale का। Now the SI unit of measuring the temperature is, what's happening? The SI unit of
measuring temperature is Kelvin, which is denoted by symbol K. Okay, इसको हम सिंबल K से रिप्रेजेंट करते हैं. Now the melting point of ice on Kelvin scale is 273 and the boiling point of water on Kelvin scale is 373. Okay, तो हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है आपका केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर के, हम वो इस तरीके से लिखते हैं. टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री. सॉरी 273 ओनली, डिग्री विग्री नहीं है. तो ये हमारा रिलेशन है केल्विन और उसमें सेल्सियस में. आप देख सकते हैं केल्विन स्केल, अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस स्केल में आप 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में आ जाएगा. अगर केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है तो 273 को इधर ले जाइए, केल्विन स्केल में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. आपके लिए एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ. कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल. टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री. आप देख सकते हैं 25 प्लस 273, सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर था वो 25 था, आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका 298 केल्विन आ गया. ओके, इसी तरीके से देखिए केल्विन में था टेम्परेचर, इसको सेल्सियस में बदलना था तो देखिए केल्विन को आपने इस साइड लिखा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल. अभी जो 273 था वो लेफ्ट साइड में चला गया माइनस में, तो माइनस किया तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस.